हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आज एक और क्राइम कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। यहाँ होता ये है कि जबरदस्ती की शादी। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्ती किसी से शादी कर लें, पहले से ही हमें अगर वो व्यक्ति मना कर रहा है या परिवार वालों से या पर्सनली उस लड़का लड़की से वो आपस में एक दूसरे को किसी भी कारण से मना कर रहे हैं, तो इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि हल्के में। नहीं तो फिर एक नहीं दो परिवार बर्बाद होते हैं। और देखिए, एक दो व्यक्ति के चले जाने से कुछ लोग जेल चले जाते हैं और घर में दो चार व्यक्ति होते हैं, लड़का वालों के लड़की वालों के, इस प्रकार से मिला के 20-25 रिश्तेदार होते हैं और दो तीन परिवार इससे प्रभावित होते हैं। तो आप विशेष अपने लड़का लड़की की शादी से पहले उनके मानसिकता को जानने की कोशिश कीजिए, उनकी बात को सुनिए, अमल कीजिए और प्यार से हैंडल कीजिए। और अगर प्यार से हैंडल नहीं कर रहा है तो आप उनको संभलने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। कुछ ऐसा ही हुआ जगदीश और वैशाली के रिश्ते में। वैशाली और जगदीश जगदीश सोलंकी और वैशाली सोलंकी की शादी 30 दिसंबर 2018 में हुई थी और 30 मार्च 2019 को जगदीश की मौत हो जाती है। अब ये पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। ये जो वैशाली का परिवार है, ये जो कहानी है मुंबई के थाने के इलाके की कहानी है। यहाँ एक कॉलोनी है कल्याण। यहाँ जगदीश अपने बड़े भाई के साथ एक फ्लैट में रहते हैं। फिर 30 दिसंबर 2018 को उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उनके बीच में रिश्ते तन में थोड़ी सी खिटपिट होती है। लड़का लड़की जो वैशाली और जगदीश की शादी होती है उनमें और उनके भैया भाभी में थोड़ी सी परिवार में खिटपिट होती है। और जगदीश वहीं कल्याण कॉलोनी में एक दूसरा फ्लैट लेके वैशाली के साथ अलग रहने लगता है 1 महीने बाद। अब वैशाली यहाँ बिल्कुल आज़ाद हो जाती है, अकेली हो जाती है और यहाँ अपनी मनमर्जी का जीवन जीती है। जगदीश रोक टोक करता है तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी होता है। इससे जगदीश बात आगे ना बढ़े तो कुछ नहीं कहता। अब 30 मार्च 2019 को उन वैशाली का अचानक से उनके मामा ससुर नंदलाल जी को फोन जाता है। हेलो मामा जी, मैं वैशाली बोल रही हूँ। यहाँ कुछ हादसा हुआ है, हमारे घर में चोरी हुई है और जो जगदीश है उनको कुछ हो गया है, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। तब नंदा मामा दूसरे रिश्तेदारों, उनके बड़े भाई को, जो जगदीश अपने बड़े भाई के नज़दीकी फ्लैट में रह रहे थे, उनको सबको बता देते हैं और सब लोग वहाँ 2-3 घंटे में पहुँच जाते हैं। देखते हैं जगदीश वहाँ पलंग पे पड़ा है और वैशाली जो है उसको लिपट के जोर जोर से रो रही है और जगाने की कोशिश कर रही है। परिवार वाले वैशाली को अपने कॉलोनी के वालों के साथ मिलकर अलग करते हैं और जगदीश को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं। जगदीश को एक हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ मना कर दिया जाता है। फिर दूसरी हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ भी मना कर दिया जाता है। और फिर थाने के कल्याण के इलाके में रुक्मणी हॉस्पिटल में उनको ले लिया जाता है। थोड़ी चेकअप के बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। मामले ज़्यादा फैल गया था, हल्ला हो गया था, इसीलिए पुलिस तक भी ये बात पहुंची थी। मौके पे पुलिस बयान दर्ज करने के लिए वहां पहुंच जाती है। सब बातों को सुनते हुए देखते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो भी उनकी हॉस्पिटल की कार्रवाई होती है, डेथ सर्टिफिकेट जो भी कार्रवाई सब पूरी कंप्लीट करके, जो भी वहाँ की होती हैं फॉर्मेलिटी वगैरह, वो पूरी कंप्लीट करके फिर रिपोर्ट को दर्ज कर लिया जाता है। चोरी और हाथापाई के चक्कर में ये चोरी के मामले की धारा लगाकर ये केस बन जाता है और इसको पुलिस वाले रजिस्ट्रेट करके कार्रवाई कर आगे करना, चोरों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब वैशाली की हालत खराब थी। ये जो वैशाली और जगदीश उस समय फ्लैट में दोनों ही अलग रह रहे थे 2 महीने से। और इस केस की जो मेन चश्मदीद गवाह थी वो वैशाली थी। वैशाली के बयानों से ही एक पूरा केस साफ हो पाता। लेकिन वैशाली बहुत ज़्यादा दुखी थी अपने पति की मौत से और बहुत ज़्यादा रो रो के उनकी हालत बहुत ख़राब थी। इसीलिए पुलिस वालों ने थोड़ा उनको टाइम दिया और उनके परिवार वालों को बुलाया और बयान लिए। इससे पहले मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जगदीश की डेड बॉडी भेज दी गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि दम घुटने से उनकी मौत हुई और कुछ जहरीला पदार्थ भी उनकी बॉडी में पाया गया। तब पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ कि अगर चोर होते तो वो गला ही अकेला दबा के मारते, लेकिन जहर तो नहीं देते चोर।
तब थोड़ा सा पुलिस को परिवार वालों पे शक हुआ और परिवार वालों से उन्होंने कहा कि आपके परिवार के रिश्ते कैसे थे, इन दोनों के रिश्ते कैसे थे, मामला पूरा क्या है, मुझे डिटेल में बताइए। अगर आप लोग इस केस में कोऑपरेट करेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तब वैशाली के जो जेठ हैं, मतलब जगदीश के जो बड़े भैया भाभी हैं जिनके साथ रह रहा था, उन्होंने पूरा मामला यहाँ बताया कि देखिए, हम एक थाने के थोड़े से दूर 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हमारा परिवार रहता है। वहाँ हमारी एक बाल काटने की दुकान भी है और हमारा घर में थोड़ा सा गाय भैंसों का भी थोड़ा बिजनेस होता है और इस प्रकार से जैसे तैसे काम चलता है। हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के हम 2 बेटे हैं, जगदीश और मैं, और हम दोनों यहाँ रहते थे। हमने बहुत गरीबी देखी। हम यहाँ जैसे तैसे मजदूर करते, हमने और हमारे पिताजी ने मजदूरी करके जैसे तैसे जगदीश को पढ़ाया लिखाया और फार्मा डिप्लोमा करवाया। इससे वह थाने की एक कंपनी में, जन कल्याण फार्मासा कंपनी में वह काम कर रहा था। और फिर कुछ 6 महीने पहले वैशाली नाम की लड़की से हमारे गांव के ही नज़दीक दूसरे गांव में वैशाली नाम की लड़की का हमारे भाई जगदीश के लिए रिश्ता आया और सब में बातें अच्छे से हो गई। लड़की की माँ नहीं है, पिता और एक भाई है। भाई के ऊपर लड़की की जिम्मेवारी थी, इसीलिए लड़के ने, मतलब वैशाली के भाई ने अभी शादी नहीं की थी कि पहले बहन की शादी करेंगे। भाई के ऊपर बहन की शादी का थोड़ा सा प्रेशर था, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी अपनी बहन की शादी करके अपना घर बसाना चाहते थे। हमारे यहाँ जगदीश के लिए उनकी बहन का रिश्ता आया। लड़की अच्छी थी, सुंदर थी, देखने में पढ़ी लिखी समझदार थी, आज के विचारों के हिसाब की थी। जगदीश को लड़की बहुत पसंद आई और ये रिश्ता डन हो गया। दोनों के बीच बातचीत हुई और 4-5 महीने बातचीत होने के बाद वैशाली ने कल्याण स्टेशन पे जगदीश को मिलने को बुलाया और इस शादी से मना कर दिया कि तुम एक बोरिंग टाइप के इंसान हो, रोमांटिक नहीं हो, आज के हिसाब के नहीं हो, पुराने ख्यालों के हो और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। तब जगदीश ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। परिवार वालों ने उनसे पूछी और उसके भाई ने और उनके पिताजी ने लड़की को समझा बुझा के डांट फटकार करके इस शादी को राजी कर लिया। इसके बाद फिर शादी के 7 दिन पहले ही लड़की ने कहा था कि देखो, जगदीश फिर से मिलने को बुलाया एक होटल में और जगदीश से फिर वही बात कही कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, अगर तुमने इस शादी के लिए मना नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जगदीश फिर बहुत मनसख्ती लहजे में उससे कहता है कि तुम ये फालतू की बातें हमसे क्यों करती हो, तुम अपने परिवार वालों से मना करो, वो मना करते हैं तो ये शादी नहीं होगी। इस प्रकार के वातावरण के बाद फिर जगदीश ने अपने भैया भाभी को ये बात बताई और भैया भाभी ने लड़की के पिता से और भाई से मिलकर बातचीत की कि देखो, तुम्हारी लड़की शादी के बाद अगर कुछ भी करती है, कुछ भी एक्शन लेती है, सुसाइड करती है या हमारे परिवार में कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे, तुम्हारी बहन होगी। इस प्रकार से उन्होंने एक कागज में लिखवा लिया था और अपने पास सी स्टैम्प के रूप में रख लिया था। फिर इसके बाद वैशाली पे जब इस प्रकार का खुलासा हुआ तब पुलिस ने वैशाली को 2 दिन बाद बुलाया और सख्ती से पूछा कि तुमने जगदीश को क्यों मारा है, ऐसे ऐसे तुम जगदीश से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर ऐसी क्या वजह थी। तब वैशाली ने खुलासा किया कि मैंने शादी से पहले 1 महीने पहले जगदीश को मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। मैंने 8 दिन पहले भी उसको मना किया था कि शादी हम तुमसे नहीं करना चाहते, हम आगे पढ़ लिख कर अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए। लेकिन जगदीश नहीं माना। जब जगदीश नहीं माना तो मैंने शादी से पहले भी जगदीश को मारने की कोशिश की थी, मतलब मैंने खाना में जहर मिला के उनको दिया था, लेकिन गर्मी के कारण वो खाना में थोड़ी सी स्मेल आ गई थी और जगदीश ने नहीं खाया, वो बच गए थे। इसके बाद मैंने शादी उनसे हो गई, लेकिन मेरा उनके साथ पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैं जगदीश से किसी भी तरीके से छुटकारा पाना चाहती थी। लड़के में कोई बुराई नहीं थी, ईमानदारी से कमा रहा था, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहती थी अपना, फिर आराम से शादी करती देखभाल करके। इसीलिए मैंने जगदीश को फ़ोन किया। जगदीश के खाने में चूहे वाली दवाई मिला दी और जैसे ही जगदीश आधा मरा यानी बेहोश टाइप का हुआ, मैंने रस्सी से उसका गला दबा दिया और ये पूरा मामला इस प्रकार से फिट किया और मामा जी नंदलाल को फ़ोन किया। तो ये है पूरी कहानी। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपके जो भी लड़के लड़की हैं, आप भाई बहन हैं, लड़के लड़की हैं, या आपकी बहन की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप भाई हो या माँ हो या पिता हो, जो कोई भी आप हो,
और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी इनकी शादी करके जैसे तैसे इस शादी के बंधन से छुटकारा पाना है, तो आप ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी लड़का लड़की को ज़बरदस्ती किसी बंधन में बांध रहे हैं उनके कहने के बाद, अगर वो कह नहीं रहे हैं इसके बाद कोई घटना घटती है तो ये किस्मत की बात है, लेकिन वो कह रहे हैं उसके बाद भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ये जानबूझ के खुद के, उनके और सबके जीवन को बर्बाद करने जैसा है। तो इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि देखिए, थोड़ा सा समझिए, रिश्तों को वक्त दीजिए, आपकी चाहे जो भी मजबूरी रही हो। अगर लड़की सही जा रही है, मेहनत कर रही है, पढ़ रही लिख रही है, पैरों पे खड़ा होना, तो आप फुल सपोर्ट कीजिए। अगर वो कोई गलत दिशा में जा रही है, गलत काम कर रही है, तो आप इस प्रकार का सख्ती वाला कदम उठा सकते हैं। तो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाइए, उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए, उनके सपनों को पूरा होने में सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।